Hello students, my name is Nipul Yadav. I am an assistant professor at IIMT College of Pharmacy. So today we will be covering the subject novel drug delivery system, and we will be covering the first unit, that is controlled drug delivery system and polymers. This is the syllabus of the unit as per PCI and AKTU. Introduction. We'll begin with the introduction, right? So in this particular chapter, we'll be studying the controlled drug delivery, right? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी यानी कि हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी डिलीवरी का जो रेट है, ड्रग का रिलीज रेट है, डिलीवरी रेट है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है, कन्वेंशनल डोजेस या ट्रेडिशनल अप्रोचेस हमने देखी हुई हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको मल्टीपल डोजिंग लेनी पड़ती है जस्ट टू मेंटेन द ड्रग प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, राइट। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम ऐसे तरीके से कंट्रोल अप्रोचेस को ऐसे अप्रोचेस को डेवलप करेंगे जो कि आपका ड्रग का रिलीज रेट एक कंट्रोल्ड मैनर में रखे, ताकि आपका ड्रग आप मॉडिफाई कर सको ड्रग का रिलीज रेट, जिसकी मदद से आपका पेशेंट कंप्लायंस इंक्रीज हो। ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू गेट कंटिन्यूस ओरल डिलीवरी ऑफ ड्रग्स एट प्रेडिक्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल काइनेटिक्स फॉर प्री डिटरमाइंड पीरियड थ्रू द कोर्स ऑफ जीआईटी, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो काइनेटिक्स होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स, आप ड्रग का कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आप उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स हम किस तरीके से रखें, ताकि क्या हो, हमें बेहतर से बेहतर उसका बायो अवेलेबिलिटी मिले और बेहतर से बेहतर उसका थेरेपेटिक इफेक्ट मिले, राइट। अब जैसे कि इसके कई सारे एडवांटेजेस थे, जैसे कि आप अपने ड्रग का रिलीज कंट्रोल कर सकते थे, एज वेल एज आप अपना पेशेंट कंप्लायंस को इंक्रीज कर सकते थे। इसके अलावा आप ड्रग टारगेटिंग कर सकते थे, यानी कि आप अपना जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम था उसको बना इस तरीके से रहे थे ताकि वो आपके फेवर में काम करे। ये है द आइडियल ड्रग डिलीवरी शुड बी, यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक आइडियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। दैट इज, फर्स्ट वो इनर्ट होना चाहिए, यानी कि उसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए बॉडी में। मतलब जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है, जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनका कोई एज सच रिएक्शन ना हो बॉडी के साथ अंदर। इट शुड बी बायोकम्पैटिबल, लाइक वो बॉडी के एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबिलिटी बिठा सके, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, सेफ फ्रॉम एक्सीडेंटल रिलीज, इजी टू फैब्रिकेट एंड स्टेरिलाइज, यानी कि उसको बनाने में हमें आसानी रहे, यानी कि कोई कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स मेथड ना हो उसको बनाने का। एज वेल एज द लास्ट पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो सिंपली एडमिनिस्टर हो सके बॉडी में और रिमूव भी हो सके। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, जब हम एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बना रहे हैं। Next, we'll move on to the approaches, different approaches that we'll be studying, like terminologies. First one is targeted release. Targeted release, आप जैसा कि नाम से समझ रहे होंगे, इसमें हम जो पर्टिकुलर साइट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन या लोकेशन ऑफ द बॉडी जिस पे हम ड्रग को टारगेट करना चाह रहे हैं, जस्ट टू गेट मैक्सिमम इफेक्ट ऑन दैट वेरी पोजीशन, दैट वेरी लोकेशन। देखिए होता क्या है, कन्वेंशनली क्या होता है, ड्रग आप बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है बहुत रैपिडली। ठीक है, तो हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम को इस तरीके से बनाएंगे कि वो स्पेसिफिकली उसी टारगेट पर जाकर हिट करे, ताकि क्या हो, अगर जैसे ड्रग टारगेट पर जाकर हिट करेगा तो ड्रग का जो कंसेंट्रेशन है जो कन्वेंशनल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था अननेसेसरीली, हम क्या करेंगे, ड्रग को इस तरीके से बनाएंगे, डिलीवरी सिस्टम को इस तरीके से बनाएंगे कि ड्रग अननेसेसरीली डिस्ट्रीब्यूट ना हो और टारगेट पर जाकर अपना एक्शन शो करे। ताकि मतलब इसका मतलब ये है कि जब मैक्सिमम ड्रग पहुंचेगा टारगेट पर, तो आपको क्या मिलेगा, आपकी बायोअवेलेबिलिटी उस लोकेशन पे, उस साइट ऑफ एक्शन पे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका थेरेपेटिक इफेक्ट और अच्छा है और बेहतर आएगा। ठीक है। सेकंड वन वॉज एक्सटेंडेड रिलीज, यानी कि आप अपने जो डोसेज फॉर्म्स है, या इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ आपको कि सपोज करिए अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा हुआ है कि आपको एक दिन में 4 टैबलेट्स खाने हैं जस्ट टू मेंटेन द ड्रग प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, राइट। यानी कि आपको 4 टैबलेट खाने पड़ रहे हैं पूरे दिन में, ताकि आपकी बॉडी में ड्रग प्लाज्मा कंसेंट्रेशन मेंटेन रहे। तो एक्सटेंडेड रिलीज के केस में क्या होता है, टू फोल्ड रिडक्शन, आप इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, टू फोल्ड रिडक्शन। इसमें क्या है, सिंपल, इसमें सिंपल चीज है, जैसे कि 4 टैबलेट्स आपको कंज्यूम करनी पड़ रही थी ड्रग प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, तो उसकी जगह आपको ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाए जाएंगे, जैसे 4 की जगह आप 2 कंज्यूम करेंगे, दोज 2 विल बी सफिशिएंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ थेरेपेटिक ड्रग प्लाज्मा कंसेंट्रेशन फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स।
वी विल बी टॉकिंग अबाउट 24 आवर्स है। सो वो 4 टैबलेट्स 24 आवर्स के लिए सफिशियंट होंगी, ठीक है, सॉरी 2 टैबलेट्स 24 आवर्स के लिए सफिशियंट होंगी। इन द प्लेस ऑफ 4 टैबलेट्स हम 2 टैबलेट कंज्यूम करेंगे, ताकि इससे क्या हो रहा है, इससे सीधी चीज ये है, इससे हमें हमारा मल्टीपल डोजिंग जो हम करते थे, जो होता क्या था कि आप तो सिंपली ये समझिए, कभी कभी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है 4 टैबलेट्स आपको लेने हैं, बट कभी कभी किसी वजह से स्किप हो जाता है, एक आध जो डोज होता है वो स्किप हो जाता है, आप कहीं बाहर गए हैं, आपने उस टाइम उस ड्यूरेशन में टैबलेट नहीं कंज्यूम कर पाई है, तो क्या हो रहा है उस टाइम पर आपका ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं उस चीज में एक पेशेंट कंप्लायंस वाला फैक्टर भी आता है कि आप अपना जो ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसको मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या होगा, थेरेपेटिक इफेक्ट उतना शो नहीं होगा, राइट। तो एक्सटेंडेड रिलीज में क्या होता है, आपका 2 फोल्ड रिडक्शन हो जाता है, यानी 4 की जगह 2 टैबलेट इज इनफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट, राइट। इसमें आपका जो ड्रग रिलीज है वो भी, मतलब रिलीज को आप कंट्रोल करते हो, ताकि वो 2 टैबलेट्स ही आपका 24 आवर्स तक वर्क करें, बॉडी में आपका ड्रग का कंसंट्रेशन बनाए रखें। थर्ड वन वॉज कंट्रोल ड्रग रिलीज, ठीक है, जो इस चैप्टर का भी नाम है कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रग की रिलीज रेट को प्री डिटरमाइन करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उसको प्री डिटरमाइन करके उसको इस तरीके से बना रहे हैं कि वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर जाकर ड्रग को रिलीज करे। देन वॉज सस्टेन ड्रग रिलीज। इसमें क्या होता है, सस्टेन ड्रग रिलीज में सस्टेन का मतलब होता है टिकना, थोड़ा लंबे समय तक आपके बॉडी में ड्रग का टिकना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ड्रग जो है आपका डिलीवरी रेट से, जैसे आपने ड्रग को इंट्रोड्यूस करा, तो ड्रग है ना धीरे धीरे रिलीज होगा और लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, बॉडी में सस्टेन हो जाएगा। देन इट वॉज प्रोलॉन्ग रिलीज, ठीक है। प्रोलॉन्ग रिलीज का क्या था, इसमें क्या था, ये रिलीज करता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, और मतलब एक जब आप इसको इंट्रोड्यूस करते हो, देन उस टाइम पर ये रिलीज करता है अपना इंग्रेडिएंट्स, एंड देन उसके बाद वो फिर स्लोली वर्क करता है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इनिशियली वो ऐसे नॉर्मल ही वो रिलीज करेगा, देन वो अपने आप स्लो बढ़ जाएगा और वो धीरे धीरे लंबे समय तक चलेगा। देन वो रिसेप्टर टारगेटिंग सिस्टम्स, रिसेप्टर टारगेटिंग सिस्टम्स आप नाम से समझ रहे होंगे कि इसमें हम पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। हमें किसी रिसेप्टर साइट पर अगर ड्रग का एक्शन चाहिए, हमें ड्रग को वहाँ डायरेक्ट करना है, तो हम वहाँ पर ड्रग का रिलीज करेंगे, मतलब ड्रग को वहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, ताकि ड्रग वहाँ जाकर, जो ड्रग है वहाँ जाकर रिलीज हो। दिस वॉज मेडिकल रेशनल। मेडिकल रेशनल मीन्स द पर्पस, लाइक व्हाट वाज द पर्पस कि हमने इन सिस्टम को बनाया, ठीक है। तो फर्स्ट वन वाज रिड्यूसिंग द डोजिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। आई टोल्ड यू अबाउट द मल्टीपल डोजिंग, कि आपको दिन में 4 टैबलेट 5 टैबलेट लेने पड़ रहे हैं, तो जो आपका जो पेशेंट कंप्लेंस उस टाइम पे थोड़ा हिंडर होता था उस चीज़ को थोड़ा सा सही करने के लिए, क्योंकि हम डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो क्या है, आपका आपने एक बार कंज्यूम कर लिया कोई नोवल सिस्टम या कोई कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आपने एक बार कंज्यूम कर लिया, देन इट विल वर्क ऑन इट्स ओन, आपने एक बार कंज्यूम कर लिया तो वो अपने आप उसका अपना काम चलता रहेगा। सेकंड वन वाज मिनिमाइजिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, like this was maintaining drug plasma concentration, okay, this is maintaining drug plasma concentration. As I told you the drug plasma concentration was falling, so हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कन्वेंशनल के केस में जब आपको कोई डोसेज फॉर्म स्किप हो जाता था, तो आप उसकी जगह इस ऐसे सिस्टम्स को अगर यूज करेंगे, तो आपको इस चीज़ का फिर टेंशन नहीं लेना है कि ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, क्योंकि क्या है ना, आपकी बॉडी में जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगा, ड्रग का जो डिलीवरी सिस्टम है वो अपने आप उस चीज़ को मेंटेन रखेगा। थर्ड वन वॉज बेटर पेशेंट कंप्लायंस, राइट, पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट के लिए सहूलियत रहेगी। फोर्थ वॉज लोअर एडवर्स इफेक्ट, राइट। जब आप ऐसे सिस्टम्स इनकॉर्पोरेट करते हो बॉडी में, जो आपने खुद से उसका सब कुछ बना रखा है कि आपको कब रिलीज शो करना है, कब उसका कितना इफेक्ट आना चाहिए, तो सीधी सी बात है, जब अननेसेसरीली ड्रग इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और अपना स्पेसिफिक साइट पर जाकर ही एक्शन शो करेगा, तो एडवर्स इफेक्ट्स उसके कम ही होंगे, ठीक है। देन वाज द एडवांटेजेस, राइट। एडवांटेजेस में हम ये देखते हैं कि एडवांटेजेस हैं इसके, इम्प्रूव पेशेंट कन्वीनियंस, सेकंड वन वाज रिडक्शन इन टोटल हेल्थ कॉस्ट, थर्ड one was improve patient compliance, reduction in drug toxicity, increase the safety margin of high potency drug, stabilize of medical condition, and last one is improvement in bioavailability of some drugs because of special control, right? Disadvantages, right? Disadvantages are increased first pass clearance, second poor in vitro in vivo correlation, third it is costly because आप नई थेरेपीज एक नोवल अप्रोच बना रहे हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा,
any surgery is required for implant or removal of the system, right? This is an important point because what happens is कि आप जब भी कोई कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या कोई नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाते हो, तो क्या होता है कि आप जो भी उसमें मटेरियल्स यूज कर रहे हो उसको फैब्रिकेट करने के लिए, तो क्या होता है नेचुरली अगर मटेरियल यूज हुआ है तो बॉडी उसको अपने अकॉर्डिंगली कर लेगी। बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो अपने आप से मतलब बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। बट द थिंग इज कि अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है या सिंथेटिक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको सर्जरीज का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना, अगर सिंथेटिक है तो बॉडी उसको अपने आप से तो डिग्रेड नहीं कर पाएगी। जब आपका ड्रग फिनिश हो जाएगा उसके सिंथेटिक सिस्टम में से, तो क्या होगा, वो सिंथेटिक सिस्टम अकेला पड़ा रहेगा वहाँ पे बॉडी में आपकी, एंड देन इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी, राइट? तो आप इस चीज़ के लिए सर्जरीज को एम्प्लॉय करते हो, ठीक है, और जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसलिए डिसएडवांटेज है। The chance of patient discomfort from any delivery device, it can happen। बायोकम्पेटिबिलिटी जो होती है बॉडी की, जैसे कि किसी की बॉडी के लिए वो फेवरेबल है वो डिवाइस, और किसी की बॉडी में नहीं वर्क कर रहा है या नहीं फेवरेबल है, then it is also an disadvantage। लास्ट इज मे कॉज डोज डंपिंग इन केस ऑफ फेल्ड सिस्टम और डिजाइन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी की बॉडी में कोई ड्रग का सिस्टम, ड्रग डिलीवरी सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, डोज जो था बॉडी में वो अंदर का अंदर ही रह गया, ठीक है, एंड देन जब ड्रग का डोज, मतलब जो डोज है या ड्रग है सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा, वो रखा रखा आपकी बॉडी में डोज डंपिंग वाले उसमें आ जाएगा पैटर्न में, देन इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी, अननेसेसरी टॉक्सिक इफेक्ट्स इट कैन कॉज। दिस वाज द सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स। हम कैसे ड्रग कैंडिडेट्स लेते हैं या कैसे ड्रग्स लेते हैं जिनसे हम ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। हम उसकी ये देखते हैं हाफ लाइफ कितनी है। 2 से 6 घंटे के जो हाफ लाइफ वाले जो ड्रग्स होते हैं दैट इज सफिशिएंट। सेकंड इज टोटल क्लियरेंस, दैट इज डोज डिपेंडेंट। थर्ड इज एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, इट शुड बी अबव और मोर देन अबव देन 75%, ठीक है। लास्ट है टॉक्सिक कंसंट्रेशन, इट इज द थेरेपेटिक विंडो मस्ट बी स्मॉल। Selection of drug candidates which are not, I have written here, drugs which are not which are inappropriate for designing CDDS, यानी कि जो फेवरेबल कैंडिडेट्स नहीं है, ठीक है। ड्रग्स जिनकी शॉर्ट या बहुत ही शॉर्ट हाफ लाइफ है या बहुत ही लंबी हाफ लाइफ है, वो फेवरेबल नहीं होते हैं। ड्रग्स अंडरगोइंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। थर्ड, ड्रग विद लो एक्वस सॉल्युबिलिटी। एंड फोर्थ, ड्रग विद पुअर एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी, यानी कि जो ड्रग जिसकी एक्वा सॉल्युबिलिटी पुअर है या जो इसका एब्जॉर्प्शन पुअर है, वो तो जाहिर सी बात है वो आप नहीं कंसिडर करोगे ऐसे सिस्टम्स के लिए, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द ड्रग डिजाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, यानी कि ये जो अप्रोचेस हम पढ़ेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर के रिगार्ड से, कि हम ये पढ़ते हैं जैसे कि हम अप्रोचेस पढ़ेंगे अब इसमें कि हम किस किस अप्रोच के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे हम ये सिस्टम को फैब्रिकेट कर पाए, राइट। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन। Okay. Diffusion means the movement of the molecules from region of higher concentration to the region of lower concentration with the help of concentration gradient, or we can say down the concentration gradient। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रिजर्वॉयर सिस्टम एंड सेकंड वन इज मैट्रिक्स सिस्टम। रिजर्वॉयर सिस्टम में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए कि आपका जो ड्रग है, आपका ड्रग आपने कोर में इनकैप्सुलेट करा हुआ है, एक कोर होता है, आप उसमें ड्रग को अपने स्टोर करते हैं, एंड देन व्हाट विल हैपन, द कोर ऑफ द ड्रग विल बी सराउंडेड बाय वाटर इनसॉल्युबल मेम्ब्रेन, और वी कैन से अ पॉलीमर, कि आप उस ड्रग के कोर को कोट कर दोगे, ठीक है, कोट कर दोगे या कह सकते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेट कर दोगे विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर, ओके। एंड दिस पॉलीमर विल कंट्रोल द ड्रग रिलीज रेट, आपके ड्रग का जो रिलीज रेट होगा वो पॉलीमर कंट्रोल करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे पॉलीमर डिसॉल्व या सॉरी डिग्रेड होता रहेगा बॉडी में विद टाइम, वैसे वैसे आपका ड्रग का रिलीज होगा। और इसमें जो मैकेनिज्म होगा दैट विल बी डिफ्यूजन, क्योंकि देखिए सीधी सी चीज़ है, ड्रग आपका कोर में हाई कंसंट्रेशन में है, ठीक है। ड्रग का कंसंट्रेशन, अगर ड्रग के कंसंट्रेशन की बात करूं, तो ड्रग को आपने जिस कोर में रखा हुआ है वहां पर ड्रग की कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेरिजन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर बाहर के एनवायरनमेंट से कंपेयर करूं आउट ऑफ द सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, तो जो बाहर है, जो बॉडी फ्लूइड्स है उसमें ड्रग नहीं है, ठीक है। और जब मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द कोर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कोर से ड्रग जब पॉलीमर डिग्रेड हो रहा है धीरे धीरे तो बाहर ही तो निकल रहा है, जब रिलीज हो रहा है देन व्हाट विल हैपन,
the movement will be from higher concentration to lower concentration. Okay. So commonly used polymers were ethyl cellulose and polyvinyl acetate, etc. And yeah, Fick's first law of diffusion is quite important with this aspect. Okay. Second one is metric system, right? In this system, the drug molecules are homogeneously dispersed in a rate controlling insoluble matrix. Like हम लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि ड्रग के कोर को हमने कोट करा था पॉलीमर से, ठीक है, एक इंसोल्यूबल मेम्ब्रेन बनाई थी हमने पॉलीमर की। बट इस केस में क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है, आप जो देख रहे हैं, जो ऑरेंजिश पार्ट दिख रहा होगा आपको इसमें, दैट इज अ मैट्रिक्स। वो अपने आप में ही पॉलीमर और बेक्सिस से बना हुआ है, ठीक है, यानी कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो खुद का पॉलीमर का बना हुआ है, और उसकी जो उसकी प्रॉपर्टीज है, दैट विल ओनली कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द मैट्रिक्स। इसमें क्या है, देखिए, इसमें आप जैसे नेचुरल जो वैक्सेस होते हैं, जैसे कार्नोवा वैक्स हो गया, बीस वैक्स हो गया, उसको अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, और HPC एंड लेंथेन गम, ये सिंथेटिक चीज, जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, इनसे भी आप यूज करके इसको बना सकते हो। एंड इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नाउ वील मूव ऑन टू द डिसोल्यूशन पार्ट। हमने अभी जो पढ़ा वो डिफ्यूजन था, एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज डिसोल्यूशन। So first one is encapsulated dissolution system. As you can just see here, we have the, जो ये ब्लू डॉट दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, दैट आर ड्रग पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूँ। हम कुछ नहीं करते हैं, हम इसमें ड्रग के पार्टिकल्स को कोट करते हैं। ठीक है, हम जैसे हमें दिख रहा है कि जो ब्लू डॉट्स दिए हुए हैं, जो डॉट डॉट है ये ब्लू, इसको, ये ड्रग पार्टिकल्स हैं, आपने इसको पॉलीमर के अंदर कोट कर दिया। ठीक है, जब आपने इसको पॉलीमर के अंदर कोट कर दिया, उसके बाद आपने इसको करा कंप्रेस। एंड जब कंप्रेस कर दिया उन पार्टिकल्स को, फिर आपने उनको एक बड़े से कैप्सूल में अंदर कोट कर दिया, यानी कि देखा जाए तो दो कोटिंग हो गई उनकी, राइट। इसमें क्या है, इट कैन मास्क कलर, ओडर, टेस्ट एंड मिनिमाइज द GI इरिटेशन, राइट। अब होता क्या है, इसमें सीधी चीज ये है कि जब आपका ये कैप्सूल, जो इसमें आपको देख रहा होगा, कैप्सूल जो बना आपका, जब ये बॉडी में जाएगा, तो फर्स्टली द कैप्सूल मेम्ब्रेन विल डिसॉल्व। ठीक है, पहले कैप्सूल मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो ड्रग के ऊपर जो पॉलीमर की अलग से कोटिंग करी गई थी इंडिविजुअली ड्रग पार्टिकल्स के ऊपर, देन उसके बाद वो डिसॉल्व होगी, और उसके बाद आपका ड्रग का रिलीज होगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपके कैप्सूल की मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी, सेकेंडली आपके ड्रग पार्टिकल की पॉलीमर कोटिंग डिसॉल्व होगी, देन द ड्रग विल मूव आउट, राइट, एंड इट विल गो इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, एंड द ड्रग रिलीज विल बी डिटरमाइंड बाय द डिसोल्यूशन रेट। ये आप सीधे समझ रहे होंगे इस चीज को, कि जब तक डिसोल्यूशन रेट ही तो इस चीज को कंट्रोल करेगी, बस वो चीज है। Second system is matrix dissolution system. It is somewhat similar to the last matrix system that we learned in diffusion part. It is also known as monolithic dissolution control system. Monolithic means like a larger portion, right? A larger portion. Actually, here it is written that dissolution is controlled by altering porosity of tablet, decreasing its wettability, and dissolving it at a slow rate. ठीक है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी को जब आप ऑल्टर करेंगे, तो सीधी सी चीज है, आपके ड्रग की जो वेटेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, जब आपके ड्रग का कांटेक्ट ही नहीं होगा ड्रग पार्टिकल का जो एक्सटर्नल बॉडी फ्लूइड या मीडिया है, तो वेटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। एंड देन व्हाट विल हैपन, जब वेटेबिलिटी यानी कि कोई कांटेक्ट ही नहीं है बॉडी फ्लूइड के और ड्रग के बीच में, तो क्या हो रहा है, जब अगर वो कांटेक्ट हो जाता तो ड्रग वहीं के वहीं डिसॉल्व हो जाता, राइट। जब वो कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ड्रग का डिसोल्यूशन या डिसॉल्विंग जो पोर्शन है वो बहुत स्लो रेट पर होगा। ओके, सो दिस वाज द मैट्रिक्स डिसोल्यूशन सिस्टम। इसमें आप देख रहे होंगे कि स्लोली डिसॉल्विंग मैट्रिक्स में से ड्रग धीरे धीरे पास आउट होती है। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं डिमीट एक्सटेंकेप्स एंड डिमिटेप एक्सटेंटेप्स, राइट, एंड दिस इज गवर्न्ड बाय नॉइस व्हिटनी इक्वेशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल्स। ओके, from here we understand it. Ion exchange resins, right? Ion exchange resins uses the resins that are composed of water insoluble or cross linking polymers, right? What will happen here is, आप मैं आपको समझाता हूँ इजी वे में, कि आप एक रेजिन और एक ड्रग का कॉम्प्लेक्स बनाओगे। ठीक है, रेजिन के ऊपर एक चार्ज होगा एंड ड्रग के ऊपर एक चार्ज होगा। देन व्हाट विल हैपन,
जैसे आप जीआई मेम्ब्रेन के पास जाओगे, जीआई पोर्शन के पास जाओगे, तो आपको ये पता है बॉडी में चार्जेस होते हैं, राइट। जब जब आपका रेजिन और ड्रग का जो कॉम्प्लेक्स है वो जीआई के पास जाएगा, ठीक है, तो वहां पर जो बॉडी में चार्जेस प्रेजेंट है उनके संग उनका इंटरेक्शन होगा, ठीक है। जब रेजिन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स वहां जाकर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, रेजिन पे पॉजिटिव चार्ज है, ड्रग पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जो एक्स दिख रहा है आपको जिसपे नेगेटिव चार्ज है, दैट इज द चार्ज ऑफ बॉडी में जो प्रेजेंट है आयन, वो वाला, ठीक है। जब इनके बीच में रिएक्शन होगा देन व्हाट विल हैपन, आपको ये पता होगा कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जब लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी व्हाट, जो आयंस है और ड्रग है, वो लोग तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, बट जो रेजन और आयन, जो है रेजन का और आयन का जो प्रेजेंट है वहाँ बॉडी में, वो रिएक्ट कर जाएगा, देन व्हाट विल हैपन कि रेजन और आयन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ड्रग वहां पर फ्रीली एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि पहले रेजन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स था, फिर रेजन और आयन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंड उसके बाद ड्रग रिलीज हो जाएगा, ठीक है। Now what will happen? We'll be moving on to physiological properties. ठीक है, physiological properties, इसमें aqueous solubility हम कवर करते हैं कि drugs having good solubility but not high, because अगर high water solubility होगी then उनका dissolution rate बहुत ज़्यादा होगा. Second is drug dissociation. Third is drug stability. Fourth is molecular size and weight, and then it is partition coefficient. Biological factors. Biological factors are, first is absorption, second is distribution, third is biological half-life, then fourth is therapeutic window, and then it is elimination. Right? So drugs should possess good absorption properties. It is written in absorption phase. Rapid rate is required to prevent dose dumping. Okay, like it should have a good absorption property. ऐसा नहीं है कि absorb ना ही हो, absorb होना चाहिए, ठीक है। Second is distribution. जैसे कन्वेंशनल डिस्टेंस में क्या होता था, जो था उसमें क्या होता था कि कन्वेंशनल में जो ड्रग्स थे वो पहले ही, मतलब बॉडी में आपने इंट्रोड्यूस करे तो वो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आपको जिस साइट पर चाहिए, स्पेसिफिक साइट पर चाहिए, वहां पर बहुत मिनिमल क्वांटिटी में पहुंच रहा है, जिससे इफेक्ट उतना नहीं आ पा रहा है। तो आप सीडीडीएस में क्या करेंगे, आप ऐसे ड्रग्स बनाएंगे जैसे कि जो कि स्पेसिफिक साइट्स पर ही काम करें, देन इट इज बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। ड्रग्स हैविंग हाफ लाइफ ऑफ 2 to 3 hours आर सुटेबल कैंडिडेट्स, यानी कि एक मिनिमल हाफ लाइफ होनी चाहिए, ना ज्यादा कम ना ज्यादा हाई। इट इज थेरेपेटिक विंडो। थेरेपेटिक विंडो जिसकी नैरो होगी वो पुअर कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि सीधी चीज है, आपका थेरेपेटिक विंडो जितना बेहतर होगा उतना बेहतर आपको बायोअवेलेबिलिटी और इफेक्ट मिलता है। देन इट इज एलिमिनेशन। drugs having slow elimination rate and have half life and have half and have large half life, so that they maintain therapeutic blood test for extended time period. यानी कि जिनकी एलिमिनेशन रेट स्लो है, यानी कि जिनका एलिमिनेशन स्लोली हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनका थेरेपेटिक जो ब्लड का टेस्ट है एक्सटेंडेड टाइम तक चलेगा, ठीक है। Now we'll move on to the second portion of the unit, that are polymers. Right? Polymer means many parts. Yani polymer is made up of many smaller units, or we can say the units are referred to as monomers. Right? हम monomers को लेकर चलते हैं, monomers से ही polymers form होते हैं, different monomers जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं polymers को। पॉलीमर्स बेसिकली आज ड्रग डिस्कवरी के फील्ड में काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और हम इसी चीज को यूज कर रहे हैं। यानी कि आप अपने ड्रग का जो रिलीज है, आपका ड्रग का जो डिलीवरी सिस्टम है, वो कौन बना रहा है मिलकर, ड्रग एंड पॉलीमर, राइट। ड्रग और पॉलीमर ही साथ मिलकर बना रहे हैं चीजों को, राइट। आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम कौन बना रहा है, ड्रग और पॉलीमर। तो पॉलीमर्स का क्या इन्फ्लुएंस है, अब हम वो देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमर इन कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। They are major tool for controlling medication release rate from formulation. As I told you, आपके ड्रग का रिलीज रेट किस पर डिपेंड करेगा, पॉलीमर, राइट। जैसे जैसे पॉलीमर डिग्रेड होगा या डिसॉल्व होगा, वैसे वैसे ही ड्रग का रिलीज होगा, और यानी कि आपका ड्रग का रिलीज किसके उसमें है कंट्रोल में, पॉलीमर की रिलीज, पॉलीमर के डिसोल्यूशन में, और आपके पॉलीमर के थ्रू ही आपका रिलीज रेट कंट्रोल हुआ जाएगा, ठीक है। It can be used to conceal the flavor of medicine, improve its stability, and to change its release property. Third, in medicine and other fields, biodegradable materials are employed. Fourth is biodegradable polymers have become more popular in recent years. These are some examples of natural polymers.
Now we'll move on to an important portion, that is classification of polymers, right? So firstly we'll define on based on source, right? The first is natural polymers. ये वो पॉलीमर होते हैं जो आप नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। इसके एग्जांपल होते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज एटसेट्रा। Second is semi-synthetic polymers. They are actually derived from naturally occurring polymers, but by the means of some chemical modification। यानी कि आपने जो नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स, जो नेचुरल पॉलीमर्स आपके जो मिले थे, उसमें हम थोड़े से केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसकी मदद से हमें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स मिलते हैं। एग्जाम्पल इज वल्केनाइज्ड रबर एंड गन कॉटन। वल्केनाइज्ड रबर बेसिकली आपका आपने जो टायर्स होते हैं उसको बनाने में यूज होता है वल्केनाइज्ड रबर। सेकेंडरी गन कॉटन इज यूज फॉर द एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स को बनाते हैं गन कॉटन के थ्रू। थर्ड इज सिंथेटिक पॉलीमर। Synthetic polymers are of artificial origin which consist of fibers. They are basically prepared in laboratory. हम इसको laboratory में बनाते हैं with the help of chemical compounds. Right? An example is Buna S and nylon. Second classification is based on structure. Structure means the chains, right? Linear chain polymers. इसमें क्या होता है कि आपकी देखिए लीनियर, लीनियर का मतलब स्ट्रेट पाथ। आपकी जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं यानी मोनोमर्स हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में अलाइंड है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज लीनियर चेन पॉलीमर्स। एग्जांपल इज पॉलीविनाइल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सेकंड इज ब्रांच चेन पॉलीमर्स। दे कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन्स हैविंग ब्रांचेस। यानी कि आपने पेड़ की शाखाएं देखी हैं, ब्रांचेस का मतलब है शाखाएं। तो जो आपने पेड़ की शाखाएं देखी होंगी उसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ में अगर कोई ब्रांच है, देन उसके बीच में से एक ब्रांच ऊपर निकल रही होगी एंड देन साइड से निकल रही होगी। लाइक इसमें एक ब्रांच जैसा अरेंजमेंट होता है लीनियर चेन्स का। एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीमर एज वेल एज पॉलीइथाइलीन। थर्ड इज क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स। क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स में क्या है, ऑल मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एंड फॉर्म थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। यानी कि आपका जो सारे मॉलिक्यूल्स है वो बॉन्डेड रहेंगे इस साथ में, और एक 3D नेटवर्क मिलेगा बनके, एंड द बॉन्ड इज बेसिकली द कोवलेंट बॉन्ड, राइट? Example is epoxies, natural rubber, etc. Then the classification is based on polymerization. First, we'll move on with additional polymers, right? Additional and condensation are two types of polymers. Addition means they're produced by repeated addition of monomer molecules possessing double or triple bond. यानी कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या मिलता है एक्चुअली, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के थ्रू जो मोनोमर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, रिपीटेड एडिशन जिनका हुआ है, दे आर रिफर्ड टू एज एडिशनल पॉलीमर्स। Ethylene, polyethylene, one form of polymer is converted into another form of polymer by loss of atoms and ions from molecules, right? Second is condensation polymers. इसमें देखिए ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस आप एक चीज याद रखिएगा कि एडिशनल पॉलीमर्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और कंडेंसेशन में बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं, बस। ठीक है, बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल का मतलब लिंकिंग यूनिट्स। यानी जो कंडेंसेशन पॉलीमर होंगे इसमें या तो टू क्रॉस लिंकिंग यूनिट्स होंगी या थ्री क्रॉस लिंकिंग यूनिट्स होंगी, राइट? एग्जांपल है टेरिलीन। The other classification is based on molecular force, right? So first, nylon. Nylon is general name used for synthetic fiber forming polyamides and have a protein-like structure. Nylon का structure एक protein की तरह होता है। These are condensation polymers of diamine and dibasic acid. Diamine and dibasic acid से ही मिलकर एक nylon का variant बनता है, that is nylon 6,6. And these 6 and 6 refers to what? Diamine and dibasic acid, right? A number is usually with nylon, which refers to number of carbon atom present in diamine and dibasic respectively। यानी कि जो मैंने बताया कि जो नाइलन 6,6 है, जो उसमें नाइलन के बाद जो 6 और 6 लिखा हुआ है, that are the number which refers to the carbon atoms present in diamine and dibasic acid respectively, right? Second is thermoplastic polymers. ये ब्रांच चेन पॉलीमर्स होते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का मतलब क्या है कि आप जैसे दो तरह के होते हैं, एक थर्मोस्टेटिक, एक थर्मोप्लास्टिक, राइट? जो थर्मोप्लास्टिक है उसमें क्या होता है कि आप उसकी शेप को मोल्ड कर सकते हो ऑन हीटिंग। यानी कि जब जब आप उसको हीट करोगे वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, ठीक है? और जब वो कूल हो जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगा। यानी कि आप जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे देन यू कैन चेंज इट्स शेप, बट जब वो कूल हो जाएगा तो फिर वो हार्ड हो जाएगा उस शेप में, राइट? देयर हार्डनेस इज टेम्परेरी प्रॉपर्टी एंड वेरीज विद टेम्परेचर। यानी कि जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा तो उनकी हार्डनेस भी वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल इज पॉलीविनाइल क्लोराइड।
applications of polymers, right? This is the last topic of this unit. First is osmotic pressure controlled GI system, right? इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस, राइट? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, दैट इज ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है? ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की थ्रू होता है प्रोसीजर, ठीक है? What will happen? I'll explain you with the help of this figure. So here you can see the blue dots inside the chamber in the center. These are drug molecules, and one osmotically active core or active agent is being present inside that very chamber with the drug molecules. यानी drug molecules के साथ साथ जो उसके अंदर भरा हुआ है, that is osmotic agent, जो कि हेल्प कर रहा है osmosis को फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब उसको प्रोसेस को होने में. Then what will happen? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब ये सिस्टम आपका बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा सराउंडिंग से, बॉडी एनवायरनमेंट से, फ्लूइड से, जो कि आप एरो के थ्रू देख रहे हैं. जब इसके वॉल्स पर फोर्स एक्सर्ट होगा तो क्या होगा, एक जो ओरिफिस आपको दिख रही है, ड्रग डिलीवरी ओरिफिस, वहां से फिर जो ड्रग अंदर जो फील्ड था इसमें, इसमें से वो बाहर निकलेगा, ठीक है? तो जो ये ड्रग बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक सिस्टम, राइट? तब इसमें लिखा, देखिए थर्ड पॉइंट, व्हेन द पंप इज एक्सपोज्ड टू एक्वस एनवायरनमेंट, वाटर विल बी ड्रिवन ऑस्मोटिकली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन के ऊपर वाटर का प्रेशर बनने लगेगा, सही परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर. तो क्या होगा, जब वो प्रेशर बनने लगेगा तो क्या होगा, जो सेंटर में जो ड्रग प्रेजेंट है वो ऑरिफिस के थ्रू बाहर निकलेगा, राइट? इसमें लिखा है, देखिए द इंक्रीज वॉल्यूम विद इन द ऑस्मोटिक कंपार्टमेंट विल फोर्स द एक्टिव एजेंट आउट ऑफ द डिवाइसेस थ्रू डिलीवरी ऑरिफिस, ठीक है? जैसे जैसे प्रेशर लगा वैसे वैसे जो ड्रग प्रेजेंट था सेंटर में, चैम्बर के अंदर जो भरा हुआ था, वो ऑरिफिस के थ्रू बाहर निकल रहा है. सेकंड इज जेल डिफ्यूजन कंट्रोल्ड GI delivery system. Here in this system, the drug is enclosed in a partially soluble membrane. यानी कि एक partially soluble, यानी कि ना तो वो fully soluble है ना वो fully insoluble है, वो partially soluble है. तो ऐसे मेम्ब्रेन में आप अपने ड्रग को स्टोर करोगे और क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, ठीक है? जब वो पूरा सिस्टम अंदर जाएगा बॉडी के, तो क्या होगा कि धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया पार्शियली सॉल्युबल है, तो धीरे धीरे पोर्स बनने लगेंगे उस मेम्ब्रेन पे, ठीक है? जब मेम्ब्रेन पे पोर्स बनने लगेंगे तो क्या होगा, पोर्स के थ्रू एक्वस मीडिया जो था, वो एक्सटर्नल जो सराउंडिंग में एक्वस मीडिया भरा हुआ था, वो पोर्स में अंदर आ जाएगा, मतलब उसके अंदर भरने लगेगा. जब एक्वस मीडिया पोर के अंदर जिसमें ड्रग प्रेजेंट था उसमें आने लगेगा तो क्या होगा, ड्रग डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? जब ड्रग का डिसोल्यूशन हो जाएगा तो क्या होगा, ड्रग जो है डिसॉल्व होकर आउट ऑफ द सिस्टम निकलेगा, ठीक है? तो वो बॉडी में सर्कुलेट होगा. एग्जाम्पल है इथाइल सेल्यूलोज एंड पीवीपी मिक्सचर, यानी कि अगर आप इथाइल सेल्यूलोज और पीवीपी, ठीक है, पॉलीविनाइल पायरोलिडन का मिक्सचर अगर आप मिक्सचर से जो बनती है, दैट इज कॉल्ड पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन. अगर आप सिंगल इथाइल सेल्यूलोज को मिलकर लेकर, मतलब सिर्फ इथाइल सेल्यूलोज को लेकर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वो इनसॉल्युबल मेम्ब्रेन बन जाएगा, ठीक है? आप उसको सोल्यूबलाइज नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट इज म्यूको एडेसिव GI डिलीवरी सिस्टम. म्यूको एडेसिव यानी कि दो वर्ड से मिलकर बना है, म्यूकस एंड एडेसिव. यानी कि म्यूकस का मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन, एडेसिव का मतलब अडेयर, यानी अटैच होना, ठीक है? आप इसको इस चीज से समझिए कि जैसे सपोज करिए, आप जैसे ओरल कैविटी में आप कोई ड्रग लेते हैं, ठीक है? तो होता क्या है, आपका वो ड्रग बक्कल जो डिलीवरी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आपने बक्कल डिलीवरी के लिए कोई जो डोसेज फॉर्म लिया, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन से जाकर क्या हो रहा है, अडेयर हो रहा है, ठीक है? तो जब आपका ड्रग अडेयर करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन पे, और जितना देर तक अडेयर करेगा, यानी जितना देर तक रिसाइड करेगा, उतना बेहतर आपका ड्रग रिलीज होगा उस जगह पर, और उतना ही बेहतर एक्शन आएगा, ठीक है? अडेसिव यानी अडेयरेंस, और अडेयरेंस यानी अटैचमेंट, यानी कि रिसाइड करने का टाइम, यानी कि जितना देर, जब ड्रग डिलीवरी सिस्टम जितना देर जिस लोकेशन पर रहेगा, उस उतना ज्यादा उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी उस पोजीशन से, और उतना ज्यादा वो उस जगह ड्रग रिलीज करेगा, और जितना ज्यादा ड्रग रिलीज करेगा उस जगह, उतना आपको बेहतर इफेक्ट मिलेगा, राइट? तो आप उसमें पढ़िए, द न्यू जनरेशन न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स फॉर बकल डिलीवरी विद सच एडवांटेज सच एज इंक्रीज इन रेसिडेंस टाइम, यानी कि जितना ज्यादा टाइम रहेगा उतना ज्यादा बेहतर इफेक्ट. सेकेंडरी पेनिट्रेशन एनहांसमेंट, यानी कि जितना देर वो वहां पे कांटेक्ट में रहेगा उस मेम्ब्रेन के, तो उतना ज्यादा वो पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करेगा तो क्या होगा, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और उतना ड्रग रिलीज होगा उस जगह पर. सेकंड एंड थर्ड इज साइट स्पेसिफिक एडेशन, यानी कि आप पर्टिकुलर साइट को, मतलब चूज करके आप साइट स्पेसिफिक, यानी कि आप उस साइट को टारगेट करके अडेयर कर सकते हो अपनी ड्रग, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है,
जैसे पर्टिकुलर किसी साइड पर कोई डिस्टर्बेंस है, तो अगर आप अपनी ड्रग वहाँ टारगेट कर रहे हो और ड्रग वहाँ जाकर अडेयर हो जाती है और देर तक अडेयर रहेगी, तो क्या होगा? जितना देर तक अडेयर रहेगी, जितना देर तक वहाँ अटैच रहेगी, उतना ज्यादा ड्रग उस जगह रिलीज होगा। और हमें क्या चाहिए था कि जितना ज्यादा ड्रग रिलीज हो, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा देर तक अडेयर होगा, उतना ज्यादा ड्रग रिलीज होगा और उतना बेहतर इफेक्ट मिलेगा, राइट? द क्लास ऑफ पॉलीमर्स हैव enormous potential for delivery of therapeutic macromolecules, right? Then it is oral ocular drug delivery system, right? Ocular means eye. Okay. It allows the prolonged contact of drug with corneal surface of eye, right? मतलब कि हमारे जो ड्रग का जो कॉन्टेक्ट है कॉर्नियल सरफेस ऑफ आई, क्योंकि देखिए ड्रग में वो आई में जो रिलीज होता है वो कॉर्नियल, जो एब्जॉर्बेंस होता है ड्रग का आई में, दैट इज विद द कॉर्निया, ठीक है, कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन। तो जितना बेहतर अगर कॉर्निया के संग हमारे ड्रग का कॉन्टेक्ट रहेगा, उतना ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगा और उतना ज्यादा बेटर इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। म्यूकोएडहेसिव पॉलीमर्स आर यूज्ड एज बैरियर्स टू कंट्रोल रिलीज। इसका मतलब ये है कि म्यूकोएडहेसिव पॉलीमर्स क्या करेंगे, बैरियर काम कर रहे हैं। यानी कि देखिए सबसे बड़ी बात, आपके केस में, ऑक्यूलर के केस में, तो क्या होता था कि आपका ड्रग जो था वो कई बैरियर्स को फेस करता था, जैसे कि टीयर स्पिलेज, आपने कोई ड्रॉप डाली आंख में, बट वो स्पिल हो गई, यानी कि जैसे हमने आंख क्लोज करी तो वो स्पिल हो गई, यानी कि जो ड्रॉप थी वो थोड़ी बाहर आ गई आंख से, शटर हो गई, ठीक है। तो क्या होता है, म्यूकोएड एसिड पॉलीमर्स क्या करते हैं, ड्रग को आंख के उस पोर्शन पे, उस जगह पर अडेयर करके रखते हैं, उसको स्टेबल करते हैं उस जगह पर, ताकि क्या हो, वहाँ जितने देर वो अडेयर रहेगा, जितनी देर वहाँ रहेगा, रिसाइड करेगा, अटैच होगा, उतना बेहतर क्या होगा, ड्रग का एक्शन आएगा। ड्रग का एक्शन मतलब यानी ड्रग वहाँ जितनी देर ज्यादा अवेलेबल होगी, उतना बेहतर एक्शन मिलेगा, राइट? एग्जाम्पल है पॉलीएक्राइलिक एसिड। देन इट इज ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल मीन्स डर्मा, स्किन, राइट? यानी कि हम ड्रग की डिलीवरी कहाँ कर रहे हैं, स्किन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप स्किन पर डिलीवरी करते हो मेडिकामेंट की विद द कंट्रोल्ड रेट, राइट? हम अपने ड्रग की डिलीवरी कंट्रोल्ड मैनर में कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, पॉलीमेरिक जो मैट्रिक्स होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए क्या है, आपके ड्रग का रिलीज कौन कंट्रोल कर रहा है, पॉलीमर, राइट? तो पॉलीमेरिक मैट्रिक्स जो है वही तो कंट्रोल करेगा ड्रग का रिलीज। देन इट इज सिंपल, आपके पॉलीमर्स अब हर जगह यूज हो रहे हैं, हर डिलीवरी सिस्टम में यूज हो रहे हैं, और सीधा सिंपल एक मेन एम बस ये है कि आप ड्रग के रिलीज को कंट्रोल कर पाओ, आपका ड्रग का रिलीज आप कंट्रोल करें, राइट? तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। थैंक यू।